हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो जैसा कि हम एक सीरीज जो है डिस्कस करते चले आ रहे हैं, केबीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज। और ये आप बुक देख पा रहे होंगे, यही जो 20 टेस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इस बुक में दिए गए हैं। अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, बाकी हम आपको बताते रहते हैं। ये प्रतीक शिवालिक सर जी द्वारा जो ये बुक एक बनाई गई थी, जिसमें केबीएस पीआरटी को फोकस करते हुए 20 टेस्ट दिए गए हैं। इन्होंने इसका जो है पीडीएफ लिंक भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक से अगर आप करना चाहें। और अगर आप अमेजोन से बुक परचेज करना चाहें तो उसका लिंक भी दिया है, वहां से आप परचेज इसे कर सकते हैं। और ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज का आज हम सेट एंड डिस्कस करेंगे। हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, हम इस बुक को जल्दी खत्म कर देंगे पूरा, ठीक है। और काफी जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलती है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरुआत करेंगे। इसके पहले वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफी अच्छी जो है नॉलेज आपको मिलने वाली है। चलिए, 131वां प्रश्न जो होता है हमारा पहला, कि पृथ्वी का जो वायुमंडल, यहाँ पर वायुमंडल लिखा है, ठीक ना, जिन विकिरणों द्वारा गर्म होता है वह मुख्यतः है, क्या है? सूरज से आने वाला विकिरण है, पृथ्वी से वापस जाने वाला विकिरण, या जल से वापस विकिरण, या पृथ्वी तथा जल में विकिरण। तो बताना है आपको कि जो आपकी एक पृथ्वी है गोल मटोल, तो इससे जो सनरेज आ रही हैं, ठीक है ना, तो क्या कारण है कि पृथ्वी जो है हमारी गर्म हो रही है, इसका जो वायुमंडल है वो गर्म रहता है। बताइए क्या रीजन है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 है जो है वो इसका सही उत्तर होगा, कि चारों ओर वायुमंडल क्या होता है, जो हमारे चारों ओर स्थित गैसों का, ठीक है ना, गैसों का आवरण है, वो क्या है? हमारा वायुमंडल। कारण क्या है कि वो हमारी पृथ्वी से झुका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण। ये भी आपसे पूछा जाता है कि क्या रीजन है कि हमारा वायुमंडल हमारी पृथ्वी के पास है, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है, जिसमें क्या क्या है आपका, गैसें होती हैं, धूलकण होते हैं, और क्या होता है? जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर, ठीक है। ये बता दें आपको कि जल क्या होता है, कि ये सारी चीजें, पृथ्वी है आपकी, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जल क्या है? एब्जॉर्ब करता है और बाद में क्या है, वो हीट जनरेट करता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, गैस है, धूलकण है और जलवाष्प में, इसमें आपकी नाइट्रोजन कितनी होती है वायुमंडल में? 78% अप्रोक्सीमेटली। ऑक्सीजन कितना होता है? याद रखिएगा 20.9। CO2 कितना होता है? 0.03%। इसके बाद एक और पूछा जाता है आर्गन, ठीक है ना, तो आर्गन को भी याद रखिएगा, ये होता है 0.94%, ठीक है। अब आप एक देख पा रहे होंगे जलवाष्प। जलवाष्प को क्या कहा जाता है? ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का कंबल। पृथ्वी का कंबल। एक आदमी है, वो कंबल से क्या खुद को ढक लेता है, तो पृथ्वी भी वाटर वेपर से ही तो ढके है, तो इसे ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिएगा। नॉलेज पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए, 132 प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल धरातल का कितना भाग जो है वो जल से ढका है? 75%, 60%, 85% या 50%? तो आपको बताना है कि कितना भाग है जो पृथ्वी का जल से ढका है, यानी कितने भाग में पानी है। तो वो है आपका विकल्प के अकॉर्डिंग 75% में हम लगा सकते हैं कि हमारा जो है पानी है, ठीक है ना। इसको अगर 75 में हम डिवाइड कर दें, इसका लोग 97% जो पानी है वो तो आपका कहाँ है? खारा पानी महासागरों में है, ठीक है ना। बाकी अगर पीने का पानी है तो वो कुल 0.01% ही पानी है जो पेय है, ठीक है ना। तो जल की कीमत काफी हमें करनी चाहिए, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इतना चीज आप याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न 133वां, की यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले तथा कम हवादार घर में रह रहे हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन से रोग होने की संभावना हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है, हवा नहीं आती है, तो आपको क्या होगा? कैंसर हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, वायुवाहित रोग हो जाएंगे, या हैजा। तो देखिए, सीधी सी बात है, जहां पर वायु की कमी होगी तो क्या होगा? वायुवाहित रोग हो जाने की हो जाएंगे, ठीक है ना, एयरब्रोन डिसीज होंगे। बात करें कैंसर की, तो कैंसर आपका कई रीजन से हो सकता है आपका, यानी कि हार्ट का कैंसर हो सकता है, यानी कि मुंह में भी कैंसर होते हैं, और स्किन कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, तो मैनी टाइप्स होते हैं, जिसमें ज्यादातर पूछा जाता है आपका ब्लड का, कि ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, तो वो होता है आपका ल्यूकेमिया,
ठीक है ना, ल्यूकेमिया इसे कहा जाता है। एड्स की बात करें तो HIV वायरस से होता है, ठीक है ना, और एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। वायुगत रोग आपके कुछ भी हो सकते हैं जो वायु से फैल कम होते हैं, जैसे कई लोगों को क्या होता है कि वो बीमारी होती है, एक मशीन आती है छोटी जो वो बार बार उससे क्या आते हैं O2 लेते रहते हैं, ठीक है ना, आई थिंक उसे अस्थमा कहा जाता है, ठीक है ना। अगर ऐसा ही है तो आप कमेंट करके बताइएगा। बात करें हैजा की, तो हैजा क्या होता है आपका, एक कोलराइज जीवाणु, कोलराइज जीवाणु से ये फैलता है, ठीक है ना, दलदली क्षेत्रों में ये पाया जाता है आपका कोलराइज जीवाणु। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका 134वां कि किसी जल विद्युत संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्यों? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जल ज्यादा ऊंचाई से गिराएंगे तो ज्यादा जो है विद्युत शक्ति उत्पन्न होगी। क्यों होगी? इससे जल के ताप में वृद्धि हो जाती है, मतलब जो वाटर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, और ऊंचाई में वृद्धि होने पर जल में जो है विद्युत की मात्रा बढ़ जाती है। और चौथा दिया है जल के अधिक अणु आयनों में वियोजित होते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 134 का जो होगा ऑप्शन नंबर 2। कहने का मतलब है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। मान लीजिए आपका ये लगा है टरबाइन, ठीक है ना, ये लगा दिया हमने पवन शक्ति, ठीक है ना, ये इसका टावर लग गया है। आप इधर से जल गिराएंगे पास से, इतने पास से, तो क्या हुआ, ये बिल्कुल तुरंत इस पर गिरेगा और एक स्थितिज गतिज ऊर्जा नहीं आएगी, ठीक है ना, हिलता डुलता गिर जाएगा, तो पंखड़ी को ज्यादा नहीं घुमा पाएगा। लेकिन अब आप गिरा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ तक तो वो हिलता डुलता आएगा, लेकिन यहाँ से बिल्कुल एक जैसा आएगा और सीधा इस पर गिरेगा, तो ये जो है ज्यादा तेज घूम पाएगी और अधिक जो है स्थितिज ऊर्जा मिल पाएगी, जिससे जो है आपके विद्युत उत्पादन काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा इसका। चलिए इसको देखिए, और चीज भी आप इसमें जो है याद कर सकते हैं कि वायु से ये क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें क्या होता है, वायु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको हम क्या बदल देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और विद्युत उत्पादन करते हैं। चलिए 135 प्रश्न है, किसी परितंत्र में अपघटक हैं, क्या है? अपघटक अकार्बनिक पदार्थों को सरलतम रूप में बदल देते हैं, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं, या कार्बनिक यौगिकों का जो है अपघटन नहीं करते हैं। बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी किया करें दोस्तों। चलिए इसका जो उत्तर है आपका 135 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा कि जैव पदार्थों को जो है अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। अपघटक वो आपने 3 चीजें पढ़े होंगी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये जो है 3 स्टेप इसमें, या 3 जो है चरण में पूरा साइकिल चलता। उत्पादक कौन होते हैं आपके? ग्रीन प्लांट। और उपभोक्ता जैसे ग्रीन प्लांट से एक ह्यूमन भी हम कह सकते हैं, इसमें एनिमल भी आ जाते हैं आपके, और इसमें जो इनका उपभोग करते हैं वो आ जाते हैं। अपघटक कौन होते हैं? जो इन सबको क्या करें, मान लीजिए कोई चीज मर गई है तो उसको क्या करें, डिकम्पोज करें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसे अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, जिससे वो नेचर में क्या हो जाते हैं, पूरे रूप से समा जाते हैं, और जो प्रकृति से तत्व मिले थे वो उसमें विलीन हो जाते हैं। तो ये होता है आपके अपघटकों का, डिकम्पोजर्स का कार्य, की जो है हमें जैव पदार्थों को अकार्बनिक रूप में बदलना है, जिससे वो मतलब क्या हो जाए, खत्म हो जाए, दिखे ना। चलिए आगे है 136वां प्रश्न है कि बंगाल के अरावली वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? चीड़ की, साल की, बांस की, या गरान, जिसे हम मैग्रोव कहते हैं। मैग्रोव वन काफी अच्छे होते हैं, ये बेसिकली जलीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं, जैसे आपका सुंदरवन हो गया, तो वहां पर ये जो पश्चिम बंगाल में है वहां पर ये पाए जाते हैं। तो लेकिन प्रश्न में हमें बताना है कि बंगाल के अरावली वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी जो है साल के जो है वृक्ष पाए जाते हैं, कहां पर? बंगाल में, ठीक है ना, बंगाल के अरावली में, ठीक है ना। चलिए ये अरावली फॉरेस्ट है बेसिकली बंगाल के। बात करें पश्चिम बंगाल की, यानी बंगाल है, तो वहां पर आपको 3 नेशनल पार्क जो है याद रखने हैं। आप तो होगा सुंदरवन याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, काफी बुक्सा पूछा जाता है, और इसके बाद जल्दापारा नेशनल पार्क, ये 2014 में बना था, जल्दापारा नेशनल पार्क। तो ये 3 आप याद रखेंगे, सुंदरवन, बुक्सा और जल्दापारा। चलिए 137वां प्रश्न है कि जैव विविधता या मेगा विविधता
कि उच्च घनत्व वाले क्षेत्र जो वर्तमान में सबसे अधिक खतरे में हैं को किसके रूप में जाना जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता हॉटस्पॉट या वन्य जीव अभ्यारण्य? बताइए। तो जो क्या है खतरे में है उन्हें आप क्या कहेंगे? बताइए, ये बताना है आपको। तो उसे हम कहते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। बेसिकली ये एक वो क्षेत्र होता है जहां पर आपके जंगल भी हैं, बायोडाइवर्सिटी भी है, और साथ वहां पर ह्यूमन में कह सकते हैं हम कि जो आदिवासी जनजातियां हैं वो वहां पर क्या करती हैं, निवास बनाती हैं। तो ये खतरा तो उन्हें नहीं पहुंचाती, लेकिन कभी कभी ऐसी आक्रामक स्थिति आ जाती है कि ये जानवरों के लिए खतरा बन जाती है और जानवर इनके लिए खतरा बन जाते हैं। तो ये होती जो है, ये कुछ खतरे में ऐसा सबसे अधिक खतरे में ये चीज है। बायोस्फीयर रिजर्व सरकार देखती है, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर तो खतरे की कोई बात है ही नहीं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वही देखती है, स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आगे 138वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या है, क्या है? 923, 943, 933 या 953? आपको बताना है कि जो है औसत लिंगानुपात यहाँ पर पूछा गया है तो वो कितना है। तो हमने आपको बताया कई बार कि 943 महिलाएं हैं प्रति जो है 1000 पुरुषों पर जो ये लिंगानुपात होता है। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी जनगणना थी, 15वीं स्वतंत्र भारत की, 7वीं हर बार आपको बताते हैं। ठीक है, और राज्य कौन सा था जिसमें राज्य मतलब जहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा था, तो वो था आपका केरल। केरल का कितना था? 1084, और महिला यानी कि 1000 किस पर? पुरुषों पर। ठीक है ना। सबसे कम किसका रहा था? कम रहा था आपका हरियाणा। हरियाणा वही हरियाणा है जहां से भाई गवर्नमेंट ने क्या शुरुआत की थी, खट्टर जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, और वहीं पर आपका लिंगानुपात रह गया था 879/1000। देखिए ये हो गया। चलिए बात करें यूनियन टेरिटरी की, यूटी में कौन सबसे आगे रहा था? तो 1037 अपॉन जो है 1000 ये रहा था आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी में जो है लिंगानुपात सबसे ज्यादा था, और सबसे कम कहां पर था? वो था आपका दमन व दीप। दमन व दीप में था, कितना था? 618 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तो सारी नॉलेज आप, ये जानकारी जो है आप याद रखेंगे। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा। 139वां प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। बताइएगा 22 मई, 22 अप्रैल, 8 मई या 5 जून? तो देखिए ये मनाया जाता है आपका यूएनओ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यूएनओ द्वारा ये प्रमाणित है, और ये मनाया जाता है आपका 8 मई। 8 मई को मनाया गया था, लेकिन ये आप याद रखेंगे ये कब मनाया जाता है? ये आपका 8 मई को इस बार मनाया गया था वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है ना। ये इतनी चीजें हैं, आसान होती हैं, बस आपको क्या है कि इनको याद रखना होता है। ठीक है ना, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 140वां जो प्रश्न है कि यूएनईपी के 7 व्यापक विषयगत क्षेत्रों में कौन सा निम्नलिखित नहीं है? जो यूएनईपी के द्वारा 7 व्यापक विषयगत क्षेत्र हैं उनमें आपका क्या शामिल नहीं है? जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, रसायन और अवशिष्ट, लुप्तप्राय प्रजातियां या संसाधन क्षमता? बताइए क्या है। तो देखिए इसमें जो शामिल नहीं है वो है आपका लुप्तप्राय जनजाति। लुप्तप्राय जनजाति कौन, ये किससे संबंधित है? आपकी IUCN। ये आपकी जो है IUCN से संबंधित है। IUCN का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर और कंजर्वेशन नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। कब बना था ये IUCN? 1948 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय। ये जो है एक रेड डाटा बुक के नाम से ये अपना एक संस्करण जो है जारी करता है। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम किसकी? यूएनईपी की। यूएनईपी क्या है आपका? यूएनईपी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल जो है प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है ना, 1972 में ये आपका इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है ना, और इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, यानी कि इसकी नींव रखी गई थी 5 जून 1974 को ये पहला मनाया गया था। जो हम 5 जून को मनाते हैं ना एनवायरमेंट डे, तो उसकी शुरुआत जो है यूएनईपी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, और ये जो पूरा प्रोग्राम है यूएनईपी, इसका जो हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो ये है आपका
नैरोबी। नैरोबी जो है केन्या पड़ता है आपका अफ्रीका में, ठीक है ना, वहां पर ये इसका हेडक्वार्टर है। इतनी चीज आप याद रखेंगे। चलिए, इसका उत्तर हमने आई थिंक बता दिया है, ठीक है, ओके। 141वां प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की जो स्थापना कब की गई थी? 21 मार्च 1994, 16 फरवरी 2005, 26 नवंबर 1993 या 1 अक्टूबर 2003? तो देखिए, जैव विविधता प्राधिकरण जो है इंडिया में, वो उसकी स्थापना की गई थी आपकी 1 अक्टूबर 2003 को ये की गई थी, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा अभी, हेडक्वार्टर क्या याद होना चाहिए, तो ये आपका चेन्नई में है, ठीक है। चलिए, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, इसके अंतर्गत ये कार्य करता है। चलिए, 142वां प्रश्न है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वजह से जो है असफल रही थी? भारत की राजनीतिक स्थिति कुछ अच्छी थी, या भारत चीन का युद्ध हो गया था, या वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या रीजन रहा था कि जो है भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी? तो इसका उत्तर होगा भारत चीन युद्ध, ठीक है। बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो 1961 से 1966 तक ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, ठीक है ना। उसका उद्देश्य मुख्य क्या था? उद्देश्य आपसे पूछे जाते हैं तो कृषि और उद्योग को हमें विकसित करना है, ठीक है। कृषि और उद्योग पर बल दिया गया था, ठीक है ना। इसका नाम भी एक पूछा जाता है कि इसकी इस परियोजना का नाम रखा गया था एक गडगिल योजना। गडगिल योजना के नाम से ये पूरी जो है इनोवेट की गई थी। और इसमें एक रीजन क्या हुआ था, 61 से 66 तक तो चलना था, लेकिन आपका 1962 में क्या हो गया था, भारत चीन युद्ध, ठीक है ना, ये हो गया था। इसके बाद एक और दुर्घटना क्या हो गई, मतलब एक घटना क्या घट गई 1965 में क्या है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, ठीक है ना, ये हो गई घटना हो गई। काफी जनधन की हानि होती है, तो इसलिए एक प्रकार से क्या रहा था आपका असफल प्लान रहा था, योजना असफल हो गई थी, ठीक है। चीजें आसान है, बस समझने की बात है। चलिए, अगला प्रश्न है सीबीडी का पूरा नाम क्या होगा? कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्स यानी कि बायोस्फीयर डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या कमेटी ऑन बायोस्फीयर डाइवर्सिटी, या कमेटी ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? आपको इसका जो है फुल फॉर्म बताना है। बात करें सीबीडी, सीबीडी क्या है आपका एक प्रकार से जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना, ये जो है आपका इसका फुल फॉर्म होगा। और इसका ये कब हुआ था, 1993 से इसे जो है लागू किया गया था, ठीक है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं जो पूछे जा सकते हैं कि इसके 3 कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहला था कि जैव विविधता का संरक्षण, चलिए बोल के बता देते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करना, और जो जैव विविधता के घटक हैं उनको हमें स्थायी उपयोग उनका करना है, ठीक है ना। और आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विकास करना, यानी कि जो संसाधन हमें प्रकृति ने दिए हैं तो ऐसा नहीं उनका कि अंधाधुंध उपयोग करते जाएं, जितनी जरूरत उतना काम करें और भविष्य को भी हम देखें, ठीक है ना। सीबीडी इसका अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां पर हुआ था, रियो जेनेरियो में ये हुआ था, ब्राजील, ठीक है ना, ये जो पूरा फंक्शन हुआ था। चलिए, इंपोर्टेंट है 144वां प्रश्न है कि जो नागरहोल आपका राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, वो कहां पर है बताइएगा? कर्नाटक में है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, आपका असम में है, बताइए। तो जो बात करें हम नागरहोल, नागरहोल आपका कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। तो क्या कर्नाटक में कोई और भी है? बिल्कुल है। आपको रखना होगा सबसे पहले याद अंसी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क। इसके बाद आप रखेंगे बनेरघट्टा, बनेरघट्टा भी पूछा जाता है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है बांदीपुर भी पूछा जाता है कई बार। बांदीपुर के बाद आप रखेंगे नागरहोल, हमने बता दिया। और कुद्रेमुख, कुद्रेमुख भी कहां पर है आपका जो है कर्नाटक में है। बात करेंगे नागरहोल की तो इसका एक और नाम भी आपको याद रखना है, राजीव गांधी, राजीव गांधी, ठीक है। बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में आपका पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जो आपका इंडिया का पहला नेशनल पार्क रहा था। इसका नाम किस पे पड़ा था? जो जिम कॉर्बेट आपके एक शिकारी थे, टाइगर शिकारी, उनके नाम पर यह जिम कॉर्बेट का नाम पड़ा था, जिम कॉर्बेट, ठीक है ना। और कौन? राजाजी नेशनल पार्क, जो आपके सी राजगोपालाचारी हैं उनके नाम पर है, ठीक है। और गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री के बाद रखेंगे गोविंद पशु विहार। ये इसलिए बता रहे हैं आप ताकि नोट कर लें, ठीक है ना। और
वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी, ये पूरा नाम ऐसा ही है, फूलों की घाटी। और इसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सारे जो हैं आपके कहां पर पड़ते हैं, उत्तराखंड में पड़ते हैं। बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको याद रखना है डेजर्ट नेशनल पार्क, पूछे जाते हैं सारे, ठीक है ना। और सरिस्का हो गया आपका, सरिस्का के बाद हो गया केवलादेव, इसे हम घाना भी कहते हैं, केवलादेव घाना। और इसके बाद रणथंभौर और मुकद्रा, रणथंभौर और मुकुंदरा, ये सारे कहां पड़ते हैं, राजस्थान में। बात करेंगे असम की, ठीक है ना। तो असम में आपको याद रखना है असम, सबसे पहले आप रखेंगे मानस, मानस हो गया, नामेरी हो गया, ठीक है ना। और हो गए आपके डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा और काजीरंगा, ये जो है कम से कम 15 के करीब हो गए हैं, तो ये आपको सारे जो है याद रखने होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महिलाओं की शिक्षा के लिए किस सामाजिक सुधारक ने कुरान से जो है छंदों का पुनर्मूल्यांकन किया? बेगम रोकेया हुसैन, सैयद अहमद खान, इनमें से कोई नहीं, या मुमताज महल। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मुमताज महल जो एक समाज सुधारक रही थी, इन्होंने 19वीं शताब्दी के समथिंग जो है काफी अच्छे महिलाओं के लिए कार्य किए थे और कुरान से छंदों का मूल्यांकन किया था। चलिए अगला प्रश्न 146वां की पृथ्वी की सबसे अधिक आंतरिक परत जो है मुख्यतः बनी है? सिलिका व लोहे से, निकल व एल्युमिनियम से, सिलिका व एल्युमिनियम, या निकल व लोहे से। तो देखिए बात करें आपकी पृथ्वी की, तो इसमें तीन चीजें आपको, तीन परतें याद रखनी है। आपको रखना है सियाल, सीमा और निफे, ठीक है ना। ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई और ये थर्ड लेयर हो गई, ठीक है ना। तो ये थर्ड वाली तो सबसे नीचे आ जाएगी, ये आपका सरफेस हो जाएगा और ये आपका मिडिल पार्ट हो जाएगा। तो ये आपका सिलिका और एल्युमिनियम जो है ऊपर आता है, सिलिका और मैग्नीशियम बीच में है, और निकेल और फेरस, यानी कि फेरस क्या होता है आपका आयरन, लोहा, तो वो सबसे नीचे है। तो उत्तर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए ये कहां से कहां पर पाई जाती है? 0 से 30 किलोमीटर तक आपका जो एरिया है, और इसका क्या है मिडिल में हम करें तो 32 से 2900 तक, और ये आपका 2900 से जो है जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है? 6379, ठीक है ना, इतने तक पाया जाता है। बेसिकली इतना अगर याद नहीं रख पाए तो ये छोड़िए, लेकिन इतना जरूर याद रखिए, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे, ये तीनों इस प्रकार से क्रम में याद रखिएगा। चलिए 147वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है नदी के निक्षेपण का कार्य का परिणाम है? विसर्प है, चाप झील, जलप्रपात, या बाढ़कृत मैदान। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका जो उत्तर है वो है विसर्प। विसर्प क्या होता है? बेसिकली आपने देखा होगा, ये आपकी नदी जा रही है, ये ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी ऐसी घूमती नदी जाती है सर्पिलाकार, तो ये क्या है, एस आकार की जो है आकृति बनाती है, तो ये कहलाता है आपका विसर्प, ठीक है ना। तो ये निक्षेपण क्रिया के माध्यम से होती है, जिसे हम विसर्प कहते हैं। बात करें ऑक्सबाउ लेक क्या होती है? ऑक्सबाउ लेक एक क्या होती है, मान लीजिए नदी बह रही है, तो ये यहाँ पर कुछ पहाड़ है, तो ये यहाँ टकराएगी, फिर ऐसी ऐसी घूम के चली जाती है, तो ये जो बनती है ना ये क्रिया, ठीक है ना। और कुछ समय बाद ये छोटा सा गैप बचता है, तो ये बाउल यानी कटोरे के आकार की झील बन जाती है, ये कहलाती है आपकी जो है ऑक्सबाउ लेक, ठीक है ना। ये चीजें भी आप समझा करें। और आपकी ये विसर्प झील है, इसका एक उदाहरण है आपकी, एक झील पड़ती है, कौन सी झील थी वो? गोखुर झील, गोखुर झील इसका एग्जाम्पल है। चलिए 148वां प्रश्न है, किसी भूकंप के द्वारा रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? 6 या उससे अधिक पर, 7 या उससे अधिक तक, 2 या 5 से अधिक पर, ठीक है ना। भूकंप क्या होता है आपका, जो पृथ्वी हल्ले लगती है, थोड़े थोड़े वाइब्रेशन टाइप के होते हैं, जानवर कुछ अलग क्रिया करने लगते हैं, पंख हिलते हैं। तो पूछा गया कि वस्तु कब गिरती हैं? तो वस्तु गिरती हैं जो है आपकी वो 5 से ऊपर पर, ठीक है ना, 5 से अधिक पर। किसे यंत्र से नापते हैं हम? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के माध्यम से ये हम नापते हैं। पैमाने का क्या नाम होता है? रिचर स्केल से ये पूरा होता है, जो आपका 0 से लेकर 10 तक होता है, ठीक है ना, 10 से ज्यादा नहीं। ये भी पूछा जाता है कहां से कहां तक होता है, ठीक है ना। बात करें अगर जैसे मान लीजिए 1 यूनिट जो है अगर बढ़ता है, 1 यूनिट इसका बढ़ता है तो नुकसान बढ़ जाता है 10 गुना, ये भी आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 149वां की औपनिवेशिक काल के दौरान जो है भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? भित्ति कला, तेल चित्र, परिप्रेक्ष्य विधि, या
लघु चित्र। तो इसका जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसकी पहले वीडियो लाइक करिएगा। इसका उत्तर होगा आपका तेल चित्र। तेल चित्र क्या होते हैं? तेल के आपने भी देखा होगा, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि आप सर्च करिएगा जो है ऑयल पेंटिंग, तेल के माध्यम से पेंटिंग बनाई जाती है, जो औपनिवेशिक कालीन की ब्रिटिश कला के दौरान काफी प्रचलन में थी। चलिए अगला प्रश्न 150 आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। चलिए, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी का एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहां श्रेणी थे, क्या थे? बौद्ध मठ थे, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ थे, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों का फाल या धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां जो हैं बनाई जाती हैं। तो बात करें 2000 के समय जो है वाराणसी आपका क्या था? एक शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ हुआ करता था, ठीक ना। वाराणसी क्या है? हमारी जो है कल्चरल जो है कैपिटल हम इसे कह सकते हैं। फाइनेंशियल तो आपकी मुंबई है, ठीक ना। पॉलिटिकली आपकी जो है दिल्ली है, ठीक ना। वाराणसी आपकी सांस्कृतिक जो है राजधानी कही जाती है। चलिए, तो ये थे आपके आज के 20 प्रश्न। कमेंट करके बताइएगा आपके कितने सही निकले हैं, कैसे आपको प्रश्न का एक्सप्लेनेशन लगी है। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।